अखिल भारतीय अंधविश्वास समिति के अध्यक्ष और संस्थापक श्याम मानव हमारे साथ है और श्याम मानव जी को कई कई फोन से मैसेज आ रहे हैं, धमकियां आ रही है कि जान से मार दिया जाएगा उनको और गोली मार दी जाएंगी। श्याम मानव हमारे साथ है, उनसे पूछते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, कितने मैसेज अब तक आए? गिनती करना असंभव है, इतने मैसेजेज आए हैं। लेकिन उसमें कुछ मैसेज ऐसे हैं कि आपका दाभोलकर कर दूंगा, जो मेरे बेटे के मोबाइल पर आया है। शायद मेरे मोबाइल पर ये मैसेज आया है कि आपको 2 बजे गोली मार दूंगा। इस ढंग के मैसेज तो आ रहे हैं। लेकिन लोगों के काफ़ी गुस्से के फ़ोन भी आ रहे हैं। हम सब कार्यकर्ता अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं कि गुस्सा करने वाले लोगों के साथ में किस ढंग से बात किया जाए। रहा सवाल इस मैसेजेस के बारे में और धमकियों के बारे में, तो 40 सालों से हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ऐसे मैसेजेस हमको या फिर धमकियां बार बार आती हैं। अब धीरेन्द्र स्वामी कृष्ण महाराज के बारे में हमने जो आक्षेप लिए कि वो दिव्य शक्ति के नाम पर लोगों को ठगी करते हैं, लोगों के साथ में, और भूत प्रेत वगैरह ये सब बातें बताकर लोगों का अंधविश्वास बढ़ाते हैं, आपस में उनके झगड़े बढ़ाते हैं, इस कारण ये सब कुछ हो रहा है। सर, ये बताइए, ये कौन लोग होंगे? नागपुर में भी कई संगठन एक आकर, हिंदुत्ववादी संगठनों ने हम जहाँ बैठे हैं इसी से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक आंदोलन किया था। वहाँ पे सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए थे और आपके फोटो पर क्रॉस भी मारा गया था। ये जिस तरह से हिंसा भी हो रही है कई जगह पे, नासिक में भी कई लोग बोल रहे हैं कि कानून जो है महाराष्ट्र में अंधविश्वास विरोधी कानून, उस कानून को ख़त्म कर देना चाहिए। कहीं ये पूरा मामला जो अब तक आरोप प्रत्यारोप था वो कहीं हिंसा की ओर जा रहा है। अभी एक देखना तो काम महाराष्ट्र सरकार का है। मैं अपने जीवन में कभी कानून के नियम नहीं तोड़ता हूँ, कानून का पूरी तरह से अनुपालन करता हूँ और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दिए हैं उसी के तहत काम करता हूँ। पहली बात तो यह है। रहा सवाल, अभी तक 4 मर्डर्स हो चुके हैं। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर गोविंद जी पानसरे, और तीसरे कलबुर्गी जी, और चौथी पत्रकार गौरी लंकेश। 2 लगकर छटकर हमारे महाराष्ट्र के कर्नाटक के हिस्से में रहते थे, 2 यहाँ रहते थे। तो मर्डर तो हुए हैं और ये मर्डर्स हिंदुत्ववादी संगठन ने ही किए हैं। ये मैं पहले से कहता था और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में वो सिद्ध भी हुआ है। कुछ लोगों पर चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। तो ये होने की संभावना हमेशा थी, इसीलिए तो महाराष्ट्र सरकार ने मुझे सिक्योरिटी दी और Y+ सिक्योरिटी अभी है। तो इसलिए ये धमकियां आने के बाद में जो भी काम करना है वो पुलिस अपना काम करेगी। और महाराष्ट्र में अभी गृह मंत्री देवेंद्र जी फडणवीस है, इसलिए मुझे चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। महाराष्ट्र की पुलिस बहुत अच्छी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छे ढंग से संभालती है, तो वो अपना काम करेगी। रहा सवाल अभी आंदोलन का, इस कानून के खिलाफ में बहुत आंदोलन हो चुके हैं। करने के प्रयास में हमें उनसे बाकी लोगों को अलग करना पड़ा। ये आंदोलन करने वाले लोग वो है कि जो सीधे तरह से बाबाओं की सभी प्रकार के ठगियों का समर्थन करते हैं। कृपाणु महाराज को बलात्कार के नीचे जब उनको अरेस्ट हुए तो इन लोग कृपाणु महाराज के भी समर्थन में आ गए थे। अब इससे ज़्यादा गंभीर बात क्या हो सकती है? इसलिए इन लोगों ने जिस ढंग के आंदोलन कई सालों तक चलाए हैं, 2004 से 2003 से आंदोलन चला रहे हैं, उसी वातावरण में मुझे बाकी लोगों को कन्विंस करना पड़ा कि महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कानून जो है उसमें कोई भी भगवान के खिलाफ कोई बात नहीं है, कोई भी बात धर्म के खिलाफ नहीं है, केवल इसके नाम पर होने वाले ठगी के और अंधविश्वास के खिलाफ ये कानून है। जब हम सभी को कन्विंस कर पाए तभी सभी पार्टियों के सहमति से यह कानून 2013 में सम्मत हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, अभी जो खिलाफ बोल रहे हैं ये कानून रद्द करो ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं उनको कह रहा हूं कि भाई इतनी मेहनत क्यों लेते हो? सीधी सी बात है, कानून रद्द होना बहुत आसान बात है, क्योंकि इस कानून में शेड्यूल में दूसरा मुद्दा है, अगर कोई चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर कर ठगी करता है तो वो कानूनन अपराध है। उसी के तहत महाराज के विरोध में, यानी धीरेन्द्र स्वामी कृष्ण महाराज के विरोध में कंप्लेंट दायर की है। अभी अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी है कि वैज्ञानिक कसौटी पर फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर वो अपनी दिव्य शक्ति सिद्ध करे। व्यक्ति, हम ऐन वक्त पर 10 व्यक्ति उनके सामने लाएंगे, उनके नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी उम्र और पास में रखे हुई 10 चीज़ें वो पहचाने 2 बार, 90% करेक्ट कहेंगे तो चमत्कार सिद्ध हो जाएगा, दिव्य शक्ति सिद्ध हो जाएगी। अगर दिव्य शक्ति सिद्ध होगी, चमत्कार सिद्ध होगा, तो कानून का बेस ही उखड़ जाएगा, फिर आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खुद महाराष्ट्र सरकार से कहूंगा कि ये कानून रद्द कीजिए और एक मत से जो कानून पारित हुआ वो एक मत से रद्द हो जाएगा। तो आप पूरी शक्ति और पूरी मेहनत धीरेन्द्र स्वामी की दिव्य शक्ति सिद्ध करने की
कसौटी पार पड़ने पर लगाइए, उनको हाजिर कीजिए। वैज्ञानिक कसौटी पर जब कभी कोई जानकारी उन तक नहीं पहुंचे, ऐसी व्यवस्था हो, उस आधार पर 2 बार, क्योंकि दिव्य शक्ति तो वो हमेशा बार बार रिपीट करते हैं, टीवी पर आप देख ही रहे हो, तो इसलिए वो 2 बार ये कसौटी पार पड़े और वो सिद्ध हो जाए तो कानून अपने आप रद्द हो जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सर ये बताइए, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और इसी बीच में आपने ऐसा कहा है कि आप आरएसएस जो है, आरएसएस से आप मिले हो कई लोगों से आरएसएस से, और मागो वैद्य जो विचारक थे आरएसएस के, वो गुरु है आपके। दूसरी ओर आप ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी आप गए थे और राहुल गांधी से भी आपकी आधा घंटा चर्चा हुई। तीसरी बात यह है कि बीजेपी जिस आंदोलन से आगे आई, जयप्रकाश नारायण के, उस आंदोलन में भी आप थे, और बीजेपी की स्थापना जिस आंदोलन से हुई उसमें आप थे, यानी बीजेपी की स्थापना में भी आप थे। तो आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस, किस विचारधारा के आप है? आपने सवाल अच्छा पूछा। मैं लोकतंत्र में जीने वाला एक व्यक्ति हूँ। हालांकि मेरा घर जो था उसमें पॉलिटिकल पार्श्वभूमि थी, सभी लोग कांग्रेस के थे। मेरे पिताजी भी कांग्रेस के जनपद के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। जनपद यानी आज का जेडपी, जिला परिषद। तो विनोबा की पदयात्रा में भी शामिल हुआ था, तब स्कूल में था। बुधान पदयात्रा में जब शामिल हुआ था, तो पदयात्रा मेरे आकर्षण का विषय है। लोक जागरण के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए वो बहुत महत्व की चीज़ होती है, ऐसा मुझे लगता है। इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी लाई, उसके पहले इंदिरा गांधी जी का मैं बहुत फ़ैन था। बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था, तब हम वहाँ सेवा के लिए गए थे। 1 माह तक वहाँ सभी रिफ्यूजीज़ की सेवा कर रहे थे। इंदिरा जी का फ़ैन होने के बावजूद जब उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की, तो सबसे विरोध करने वाला मैं पहला व्यक्ति था। यानी हमारा ग्रुप, मैं, चंद्रकांत वानखेड़े, सुभाष इथापे, पहला ग्रुप था जिन्होंने पोस्टर्स लगाए, और हम 10 महीने जेल में थे। मेरे साथ में आरएसएस के लोग थे, तब से आरएसएस के लोगों के साथ में मैं जुड़ा हूँ। उसके बाद में मैंने तरुण भारत को ज्वाइन किया। तरुण भारत से मेरा संबंध 4 सालों तक रहा। तरुण भारत में मेरे पहले संपादक रहे हैं पहले संपादक रहे मागो वैद्य, जो आगे चलकर आरएसएस के बौद्धिक प्रमुख रहे हैं। दूसरे संपादक रहे हैं दीबा घुमरे, जो मेरे बहुत ही नज़दीकी रहे हैं और मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए मार्गदर्शन करते थे। मैं संस्कृत नहीं जानता था, इसलिए मेरी बहुत गलतियाँ होती थी शुद्ध लेखन में, क्योंकि मराठी शुद्ध लेखन में तत्सम शब्द यानी संस्कृत शब्द अपवाद होते हैं और वो अलग ढंग से लिखे जाते हैं। तो वो बार बार लाल लाल करते थे, मुझे समझाते थे कि तुम्हें को थोड़ी संस्कृत आनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब बातें। बात ऐसी हुई कि जब मैंने ये काम शुरू किया अंधश्रद्धा निर्मूलन का, तब मुझे सभी मेरे साथियों ने साथ दिया। इवन मागो वैद्य जी ने, दीबा घुमरे जी ने। मैं उनको भी हमेशा अपने कार्यक्रमों में बुलाता था, क्या हो रहा है इसकी जानकारी देता था। हालांकि मैं लोकमत से जुड़ा हुआ था और लोकमत ये कांग्रेस का पेपर माना जाता था। इसके बावजूद मेरे संबंध सबके साथ में रहे, क्योंकि मैं काम एक करता हूँ, सामाजिक काम करता हूँ, सबसे संबंध रखकर काम करता हूँ। तब मेरे बारे में काफ़ी कंप्लेंट्स गई थी आरएसएस के प्रमुख बाला साहब देवरस जी के पास में। तो दीबा घुमरे जी को बुलाया गया, उनको कहा गया कि आपने जिस पत्रकार को ट्रेंड किया और इतना नाम दिया और आज ये संगठन चला रहा है, तो ये भगवान के खिलाफ काम करता है, हिंदू धर्म के खिलाफ काम करता है। तो दीबा जी ने उनको समझाया कि ऐसी नहीं है। उनको हम मामा कहते हैं, मुझे लगता है सभी नागपुर के पत्रकार उनको मामा कहते हैं। तो मामा ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो केवल ठगी के खिलाफ काम करता है, वो धर्म के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलता है, भगवान के खिलाफ भी बिल्कुल बोलता नहीं है। केवल धर्म और भगवान के नाम पर जो ठगी होती है उसी के खिलाफ काम करता है, और बड़े पैमाने पर एक्सपोज उसको करने पड़ते हैं, क्योंकि ये सब लोग चमत्कारों के नाम पर लोगों को ठगते हैं। तो ये बात कहने के बाद में बाला साहब देवरस जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, हमें कहा हमारे घर में सांप चाहिए, मेहमान की लाठी से सांप मरता है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हमें अंधविश्वास नहीं चाहिए। अंधविश्वास अगर मेहमान की लाठी से मरता है तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे हमेशा आरएसएस ने कभी भी ऑर्गेनाइज विरोध नहीं किया। यही बात आपने राहुल गांधी को जब मिले आप, तो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में यही बात आपने राहुल गांधी को बताई, तो उनका क्या मत? नहीं, वो मुझे हम तो अंधविश्वास के बारे में मैं क्या काम करता हूँ इसके बारे में हमारी बातचीत हो रही थी। फिर ये मुद्दा आया कि मैं नागपुर से काम मैंने शुरू किया, तो आरएसएस का क्या इसके बारे में रोल रहा। तो मैंने कहा कि आरएसएस ने मुझे कभी ऑर्गेनाइज विरोध नहीं किया। और फिर तब मैंने ये कहा, ये किस्सा सुनाया और फिर सांप वगैरह ये सब बातें उनको सुनाई। फिर उन्होंने कहा कि क्यों नहीं विरोध किया। तो मैंने कहा कि दूसरी बात, यानी जो गंभीर बात हो सकती है वो, यानी आरएसएस में काफ़ी लोग सावरकर विचारों के हैं, और सावरकर जी ने सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही आक्रामक तरीके से अपने विचार रखे हैं।
बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार रखे हैं। शायद उनके लिए ये बात नहीं होगी, ये भी बात मैंने उनसे सुनाई। तब मेरे पत्रकार मित्र जो बाजू में थे वो मुझे अरे सावरकर को ऐसा बोल रहे थे, लेकिन मैंने ये भी बात की। हमारी काफ़ी चीज़ों के बारे में बातें हुई, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मूल्य के बारे में बातें हुई। मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार भारत में सब लोगों को ये 4 मूल्य मिले हैं। मैं एक किसान का बेटा हूँ, शूद्र माने जाते हैं लोग, शूद्रों को कोई अधिकार इस देश में नहीं था। पहली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए मिला है, सबको समानता मिली है, सबको स्वतंत्रता मिली है, फ्रैटर्निटी, किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, सब आप बंधु हो, और जस्टिस। तो पहली बार ये मूल्य हम लोगों को यानी पूरे भारतीय लोगों को मिले हैं, और इनका पूरी तरह से इनकी सुरक्षा होनी चाहिए, इनका संवर्धन होना चाहिए। और आप इन विचारों को मानते हो, इसका समर्थन करते हो, इसलिए मुझे आपसे बहुत आशा है। ये भी बात मैंने कही है। मैं किसी कांग्रेस पक्ष या किसी का नहीं होता तो मैं आज बहुत बड़ा लीडर होता कांग्रेस का, क्योंकि मेरे घर में ये परंपरा थी। जब मैंने विरोध किया था तो मेरे ही रिश्तेदार वहाँ MP थे और MLA थे, ये स्थिति थी। तो इसलिए मुझे पॉलिटिक्स से कृपया मत जोड़िए। जो जयप्रकाश नारायण संगठन से महाराष्ट्र में जनसंघ अछूत माना जाता था, भट्ट और शेठ जी की पार्टी मानी जाती थी, पहली बार उसको व्यापक जन समर्थन मिलना शुरू हुआ, वो जयप्रकाश नारायण आंदोलन के साथ में हुआ। तब हम लोग साथ में थे, जेल में केवल नहीं थे, तो उसके बाद में जो चुनाव हुए उसमें साथ में थे। और देवेंद्र जी के पिताजी जो गंगाधर फडणवीस है, उनके साथ में मैंने नागपुर में इमरजेंसी के बाद में काम भी किया है। तब ये भेद नहीं करते थे कि कौन RSS का है, कौन क्या है, जो अच्छा काम है उसके साथ में जुड़ जाते थे। सर, महाराष्ट्र के गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी आपकी दोस्ती है, और अंधविश्वास विरोधी कानून जब बन रहा था तो विरोधी पक्ष नेता के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने आपको काफ़ी सहकार्य किया है। अभी जिस तरह से धमकियां आ रही है और हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से जिस तरह से आंदोलन किया जा रहा है, देवेंद्र फडणवीस से आप कब मिलने वाले हो, और देवेंद्र फडणवीस से आपको क्या अपेक्षा है? नहीं, ये जो आंदोलन के बारे में धमकी आ रही है उसके बारे में मुझे मिलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में पुलिस जिस ढंग से काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जिस ढंग की है, पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, RR पाटिल गृह मंत्री थे, तब से मुझे सुरक्षा आई है। उसके बाद में बीच में 5 साल तक गृह मंत्री थे देवेंद्र जी फडणवीस, और मुख्यमंत्री भी थे, इसलिए मुझे अनुभव है उसके बारे में। यानी सुरक्षा के बारे में उनके साथ में बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत अच्छे गृह मंत्री है, वो अपना काम बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, इसके बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है। इसलिए मैं उनसे मेरी सुरक्षा के बारे में मिलने के लिए नहीं जाऊँगा। बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के संबंध में मिलने जाए। हाँ, मैं जो मिलने जाऊँगा कि भाई पुलिस, आपने ही, आप जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री थे, पूरे महाराष्ट्र में 40 पुलिस ट्रेनिंग करवा ली है। पहली बार ऐसा हुआ कि इतने बड़े सरकार या इतने बड़े पुलिस अधिकारी एक ट्रेनिंग के लिए 7-7 घंटे के लिए आए, क्योंकि 7 घंटे सभी बड़े अधिकारियों को एक जगह निकालना ये बड़ी मुश्किल बात होती है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से। उसके लिए पूरा 1 साल लगा सब ट्रेनिंग पार करने के लिए। ये सब आपने करवाया। जिस पुलिस को मैंने ये कानून बहुत बारीकी से समझाया, आपके सामने इस कानून की सभी बारीकियां रखने के बाद में आपने इसका समर्थन किया। आपने ही कहा था कि आपने जो इंटरप्रिटेशन इस कानून का दिया है वो पुलिस इसी के साथ में अमल करेगी, इसकी क्या गारंटी। और तब मैंने कहा था कि मैं खुद सभी अधिकारियों का पुलिस ट्रेनिंग लेने वाला हूं, ये कानून की बारीकियां इसी ढंग से उन तक पहुंचाई जाएगी। और इसी के आधार पर सभी पार्टियों ने ये कानून का समर्थन किया है। बागेश्वर महाराज के वीडियोज में जो दावे हैं उसके ऊपर यह कानून पूरी तरह से 1% भी डाउट न होते हुए लागू होता है। महाराष्ट्र की जो कमेटी है, जादूटोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार समिति है, उसने खुद, यानी उसके सहअध्यक्ष इस रिश्ते से मैंने खुद कंप्लेंट दी है, कौन कौन से जगह कौन कौन से कानून के हिस्से के लागू, यानी उनका हिस्सा लागू होता है, कौन सी चीज़ को लागू होता है, ये सब मैंने पुलिस को समझाया। इसके बावजूद पुलिस अगर FIR दायर नहीं कर रही है तो मेरा कर्तव्य है कि मेरे कमेटी के अध्यक्ष अभी सामाजिक न्याय मंत्री न होने के कारण मुख्यमंत्री जी है, तो उनसे भी मैं मिलूँ, और उसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन की जब जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर होती है तो गृह मंत्री जी से मिलूँ। तो इस बारे में मैं मिलूँगा। शासकीय कमेटी का, शासकीय यंत्रणा का इसके बारे में क्या दृष्टिकोण है वो समझ लूँगा, तो उसके लिए तो मुझे मिलना ही पड़ेगा। हम देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है श्याम मानव जी की वो बढ़ाई गई है, और रवि भवन कॉटेज में भी रुके हैं तो Y+ सुरक्षा है, और अभी एडिशनल फोर्सेस भी मंगाई गई है। वीडियो ज्ञानेश्वर पवार के साथ प्रवीण मुथोड़कर, न्यूज़ स्टेट महाराष्ट्र, नागपुर।